Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अच्छा जी, कल के लेक्चर से क्वेश्चन। कल हम लीनियर रिग्रेशन देख रहे थे। लीनियर रिग्रेशन में ए और बी की वैल्यूज़ कैलकुलेट करना, ए और बी की वैल्यूज़ को इंटरप्रेट करना और उसको फिर यूज़ करना फोरकास्टिंग में। लीनियर रिग्रेशन की जो हम इक्वेशन बनाते हैं उसको डाटा की फोरकास्टिंग में इस्तेमाल करना। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल कल के लेक्चर से, कोई दिक्कत किसी बच्चे को हो किसी इलस्ट्रेशन में, सारा डाटा आपने जब 1000 में लेके किया तो फिर एक मिलियन और एक 1000 में नहीं आया था। जब सारा डाटा आपने 1000 में कर लिया, यूनिट्स भी 1000 ले लिया आपने और रुपीज़ भी 1000 ले लिए, तो फिर आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो रुपीज़ में आ रही थी और फिक्स्ड कॉस्ट आपकी ₹1000 में आ रही थी। ओरिजिनल डाटा जो क्वेश्चन में कल हमने देखी थी इलस्ट्रेशन 4 में टोटल कॉस्ट वाज इन रुपीज़ इन मिलियन और प्रोडक्शन या आउटपुट वाज इन यूनिट्स इन 1000। हमने इस डाटा को यूज़ करके ए की वैल्यू निकाली, बी की वैल्यू निकाली। ए को हमने क्या डिफाइन किया था? ए इज टोटल कॉस्ट व्हेन आउटपुट इज 0। सो ए चूंकि टोटल कॉस्ट है, व्हेन आउटपुट इज 0 तो टोटल कॉस्ट तो रुपीज़ इन मिलियन में है, सो इट वाज इन रुपीज़ इन मिलियन। एज पर एक्चुअल डाटा ए वाज इन रुपीज़ इन मिलियन। बी होती है जी आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और मैंने जो आपसे बात की थी कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर हमने इस डाटा से अगर हमें कॉस्ट पर यूनिट निकालनी हो इस डाटा से, तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे आती है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड विद प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट मिलियन में है, प्रोडक्शन यूनिट्स में है, तो जब मिलियन की फिगर को आप 1000 की फिगर से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 1000 में आता है। मिलियन की फिगर को जब आप 1000 की फिगर से डिवाइड कर रहे हो तो आपका आंसर 1000 में आ रहा है। मिलियन की फिगर को मिलियन से डिवाइड कर रहे हो तो आपका आंसर रुपीज़ में आ रहा है। 1000 की फिगर को 1000 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर रुपीज़ में आ रहा है। लेकिन मिलियन की फिगर को जब 1000 से डिवाइड कर रहे हो तो आपका आंसर 1000 में आता है। जैसे अगर आपका एक वैल्यू है 5 मिलियन, कंसिडर इट 5 मिलियन, और एक फिगर है आपकी 10,000, आप इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो और 5/10 भी कर सकते हो। इसको ऐसा ही है ना, 5 मिलियन ओवर 10,000 या 5 मिलियन ओवर 10,000 ऐसे भी किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे देखो आंसर क्या आ रहा है आपका 500, और यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है 0.5। अब ये 0.5 इज इन 1000, ये दिस इज इन रुपीज़, क्योंकि आपने ये रुपीज़ में है, क्योंकि आपने रुपीज़ ओवर यूनिट्स किया, कोई राउंडिंग ऑफ नहीं है, 500 आ गया। ये ऊपर मिलियन में था न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर 1000 में था, तो 0.5 जो आपका आंसर आ रहा है आप इससे रिलेट करके देख सकते हो। 0.5 इंटू 1000 करोगे तो आपकी वैल्यू पूरी होती है। ये आपका आंसर रुपीज़ इन 1000 में आ रहा है। और इसी तरह अगर आप राउंड ऑफ कर दो, ऊपर रुपीज़ भी 1000 में ले लो, ये भी रुपीज़ इन 1000 में ले लो और यूनिट्स भी इन 1000 ले लो, तो आपका आंसर क्या आएगा? व्हाट इज योर आंसर? 500। तो भी आपका आंसर रुपीज़ में ही आ रहा है। आपकी वैल्यूज फुल फिगर में है, रुपीज़ 500, आपकी वैल्यूज इक्वली राउंड ऑफ हुई हुई हैं, इधर से भी 3 0 उड़े में, इधर से भी 3 0 उड़े में, तो भी आपका आंसर रुपीज़ में ही आता है। ठीक है, लेकिन अगर आपकी राउंडिंग ऑफ फ़र्क है, एक मिलियन में एक 1000 में है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा आपका आंसर क्या आ रहा है। मिलियन को 1000 से डिवाइड कर रहे हो तो आपका आंसर 1000 में इस केस में आता है। फिगर्स, ये एक छोटा सा असूल है, थोड़ी सी तवज्जो से आप इसको अब्जॉर्ब कर लोगे तो आप डाटा को बड़ी एफिशिएंटली हैंडल कर पाओगे। ये अटेंडेंस मार्क होगी भी है मेरे पास डेस्क पे पड़ी हुई है या होनी है अभी? ये प्लीज़ काइंडली शुरू कर जहाँ से भेज दीजिए जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई और दिक्कत जी कल की डिस्कशन से? कल जो हमने हाउ टू हैंडल राउंडेड ऑफ फिगर्स इस पर बात कर रहे थे, कोई और दिक्कत जी किसी बच्चे को? अच्छा जी, हमने
लास्ट 2 लेक्चर्स में कल परसों हमने फोरकास्टिंग पे बात की और मैंने आपसे कहा था कि फोरकास्टिंग पे जनरली हमें पास पेपर में क्वेश्चन नज़र नहीं आता, हमें पास पेपर में क्वेश्चन बजटिंग पे नॉर्मली मिलता है। तो अब हम बजट पे डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। वेरी ब्रीफ थ्योरेटिकल बैकग्राउंड उसका डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम फिर बजट के जो क्वेश्चंस हैं किस अंदाज में आते हैं उसके लिए हम अपने आप को बिल्डअप करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ बजट। बजट क्या होता है जी, इस पर बात हमारी हो चुकी हुई है, बट लेट्स रिकॉल। कितने बच्चों को याद है व्हाट इज द बजट? कोई एक वॉलंटियर हाथ खड़ा करके अगर बता सके। इस तरह इकट्ठे बोलते हैं पता नहीं लगता। व्हाट इज बजट जी, कौन बताएगा? वैसे सारे बता रहे थे, अब कोई एक भी नहीं बताना चाह रहा, ये क्या बात है? हाँ जी जी बेटा आप बताइए, व्हाट इज बजट? Budget is an organizational plan relating to a fixed future period expressed in numbers. Budget आपका numbers में future का plan express किया जाता है। Usually it relates to a fixed period. अच्छा जी, बजट बनाना क्यों चाहिए एक अदारे को? पर्पस या पर्पसेस ऑफ बजटिंग। अगेन हमें को रेगुलरली अपेयरेंस नहीं होती क्वेश्चंस की, बट हमें क्वेश्चन आ सकते हैं। सो वी शुड थ्योरी के हमें आ सकते हैं, तो इसलिए हमें इसको पढ़ना है और रिवाइज भी करते जाना है। बट एक चीज़ याद रखिएगा, हमने थ्योरी को बिल्कुल क्रैम करने की कोशिश नहीं करनी, रटने की कोशिश नहीं करनी। कॉन्सेप्चुअली सिर्फ रीड करना है, लर्न करना है, मतलब हमें समझ आना चाहिए। और जब हम 2-3 दफ़ा पढ़ लेंगे किताब को, नोट्स को, ये खुद ब खुद हमें मेमोराइज हो जाएंगी चीज़ें और हमें रटनी नहीं है। सो डोंट वेस्ट टाइम ऑन क्रैमिंग थिंग्स इन कॉस्ट अकाउंटिंग। बजट बनाने का मकसद क्या है? देयर आर नंबर ऑफ पर्पसेस, ऑब्जेक्टिव विच एन ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स टू अचीव, विच एन ऑर्गेनाइजेशन विल बी एबल टू अचीव अगर वो बजट बनाती है, जिसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आता है प्लानिंग का। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बजट बनाने की हैबिट में है, बजट बनाने की प्रैक्टिस में है, तो बजटिंग प्रोसेस में एंटर होना ऑर्गेनाइजेशन को एक अपॉर्चुनिटी देती है टू थिंक अबाउट फ्यूचर, टू प्लान अबाउट फ्यूचर, कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं। सो आप फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं, आप फ्यूचर में क्या गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स हासिल करना चाहते हैं उनके बारे में सोचते हैं। और यूजुअली ये कलेक्टिव एक्टिविटी होती है, आगे चल के हम बात करेंगे। सो ऑर्गेनाइजेशन ना सिर्फ अपने टारगेट सेट कर सकती है, बट साथ साथ हाउ टू अचीव देम, इसके बारे में भी बात की जाती है, क्योंकि टारगेट्स तब तक अचीव नहीं होते जब तक आप उनकी अचीवमेंट के लिए प्लानिंग ना करें। मतलब जैसे आप लोग अगर सोच लो जी मैंने से कैफ के एग्ज़ाम पास करने हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में, सोचना काफ़ी नहीं है, सोचने के साथ आपको उसको प्लानिंग और एफर्ट्स भी करनी पड़ती हैं। सो पर्पसेस ऑफ बजट में सबसे पहला जो फ़ायदा हम कहते हैं हासिल करना चाहते हैं, हम प्लानिंग करना चाहते हैं। हमें प्लानिंग का मौका मिलता है, हमें टारगेट सेट करने का मौका मिलता है और उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए मोड्स या स्ट्रेटजीज डिसाइड करने का मौका मिलता है। सेकेंड पर्पस जो बजटिंग से ऑर्गेनाइजेशन हासिल करती है, दैट इज कंट्रोल। अक्सर प्लानिंग एंड कंट्रोल की टर्म कलेक्टिवली हम यूज़ कर रहे होते हैं जब आप कोई अपने टारगेट्स सेट कर लेते हैं, जब आप अपने मोड्स ऑफ ऑपरेशन कि हमने कैसे काम करना है, किन किन एरियाज में क्या क्या वर्किंग करनी है, जब वो डिसाइड कर लेते हैं प्लानिंग स्टेज पे, तो ये सारी जो प्लानिंग आपकी है ये फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने में आपको मदद देती है। कंट्रोल किस सेंस में किया जाता है कि आपने फॉर एग्जांपल सेल्स का बजट सेट किया कि हमें 10,000 यूनिट्स बेचने हैं, मंथली हमें एक्स अमाउंट ऑफ यूनिट्स बिकने चाहिए। कंट्रोल कहां से आएगा? आप मंथली एक्चुअल रिजल्ट्स को टारगेट से कंपेयर करते हो और जो टीम टारगेट पूरा नहीं कर रही उसकी आप कह सकते हैं कि उसकी आप खिंचाई कर सकते हैं, जो टारगेट पूरा कर रही है उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, उसको रिवार्ड कर सकते हैं, और जो टारगेट पूरा नहीं कर रही उसको ट्रेन कर सकते हैं, उसको मोटिवेट कर सकते हैं, उसको गाइड कर सकते हैं कि टारगेट कैसे पूरा करना है। तो अगर प्लान आपके पास है जो कि आपका टारगेट है,
टारगेट आपके पास हो तो टारगेट को एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर करके आप टीम की परफॉर्मेंस को कंट्रोल करते हैं, मॉनिटर करते हैं। कंट्रोलिंग से मुराद मॉनिटरिंग इट एंड रेक्टिफाइंग इट। मॉनिटर किया, टारगेट पूरा हो रहा है, अप्रिशिएट कर दिया। मॉनिटर किया, टारगेट पूरा नहीं हो रहा तो फिर उसको ट्रेनिंग की, उसकी मोटिवेशन की, उसकी काउंसलिंग की, उसको सपोर्ट किया। परफॉर्मेंस को कंट्रोल किया जाता है थ्रू मॉनिटरिंग। सो प्लानिंग अगर है तभी कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपके पास टारगेट्स नहीं है तो आप किसी की परफॉर्मेंस को अच्छी या बुरी जज नहीं कर सकते। फॉर कंट्रोल पर्पसेस, फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल पर्पसेस, यू डेफिनेटली नीड टारगेट्स, जो कि बजट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। अनदर पर्पस ऑफ बजट इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के कई एस्पेक्ट्स बजटिंग में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप जब प्लानिंग आपने शुरू की कि हमें अगले साल कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बनानी हैं, तो प्लानिंग फेज़ के दौरान आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स जब देख रहे थे तो आपको पता लगा आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऑर्डर्स अपने कस्टमर से आए हुए हैं। प्रोडक्ट ए के भी ऑर्डर आए हुए हैं, प्रोडक्ट बी के भी ऑर्डर आए हुए हैं। और शायद आपको प्लानिंग के दौरान पता लगा कि जितने ऑर्डर्स आपके पास हैं, आपकी तो अगले साल इतनी कैपेसिटी ही नहीं है, आप तो सारी अपनी डिमांड जो कस्टमर्स की है वो पूरी नहीं कर सकते। तो शायद उस मौके पे आपको एक फ़ैसला करने का चांस मिलेगा कि अगर हम सारी डिमांड ए और बी दोनों की पूरी नहीं कर सकते तो हमें फिर किस प्रोडक्ट पे फोकस करना चाहिए। प्लानिंग स्टेज पे ही आप ये फैसला कर पाते हैं। डेफिनेटली आप उस प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे, उस प्रोडक्ट बनाने को प्रेफर करेंगे जो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सो अगर आप पहले ही बैठ के डिसीजन ले लेंगे, पहले ही बैठ के एवेल्यूएट कर लेंगे, तो आपको डिसीजन मेकिंग का मौका मिलेगा और आप कंपनी के बेहतर मुफाद में फ़ैसला कर पाएंगे कि हमें किस प्रोडक्ट पे काम करना चाहिए। डिसीजन मेकिंग के अलावा हमारे चैप्टर्स भी हैं, टूल्स भी हैं, वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन बजटिंग में भी हमें डिसीजन मेकिंग की बात का ज़रूरत पड़ती है और ये डिसीजन मेकिंग कंपनी के फ़ायदे के लिए हमारे काम आती है। फोर्थ, इसमें हम देखते हैं जी रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन बजटिंग जब आप कर रहे हैं, प्लानिंग आप कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। जैसे मैंने अभी बात की कि हमारे पास अगर डिमांड ज़्यादा है, शायद मशीन की कैपेसिटी हमारी इतनी नहीं है कि हम सारी डिमांड पूरी कर सकें। इसका मतलब वी हैव सम लिमिटेड रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज मशीन के भी हो सकते हैं लिमिटेड, वो रिसोर्सेज लेबर के भी रिसोर्सेज लिमिटेड हो सकते हैं, हो सकता है रॉ मटेरियल की सप्लाई लिमिटेड हो। सो जब आप ऑर्गेनाइजेशन के पास नॉर्मली रिसोर्सेज लिमिटेड ही होते हैं, बाज़ का फाइनेंस की लिमिटेशन आ जाती है, पैसा हमारे पास इतना नहीं होता कि जितना हम काम करना चाहें कर सकें, हमें लिमिट करना पड़ता है अपने काम को। सो जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं तो वहाँ पे भी प्लानिंग स्टेज पे इदारा देख सकता है कि एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन क्या है, कंपनी के बेहतर मुफाद में रिसोर्स एलोकेशन कैसे है। आपके पास अगर से लेबर लिमिटेड है तो आपको लेबर को डिपार्टमेंट ए में ज़्यादा डिप्लॉय करना चाहिए या डिपार्टमेंट बी में डिप्लॉय ज़्यादा करना चाहिए, कहाँ पे कंपनी का मुनाफा ज़्यादा है। ये भी आप कह सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग की एक्सटेंशन में ही आ जाता है। फैसला ही आप कर रहे हैं, लेकिन अबाउट रिसोर्सेज एलोकेशन, आप अपने रिसोर्सेज को उन प्रोडक्ट्स पे, उन डिपार्टमेंट्स पे एलोकेट करना चाहेंगे, इस्तेमाल करना चाहेंगे जहाँ पे कंपनी का फ़ायदा ज़्यादा है। सो प्लानिंग स्टेज पे आप ये सारी चीज़ें असेस कर पाते हैं। और सबसे एक अहम चीज़ जो हम कहते हैं यहाँ पे आती है, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। बजटिंग आपको कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन का मौका देती है। कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन, अगर एक्टिविटीज़ किसी इदारे में कोऑर्डिनेटेड नहीं है, कम्युनिकेटेड नहीं है, तो इदारे अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल, आपने अगर सेल्स टीम को टारगेट दे दिया कि आपने अगले साल 10,000 यूनिट्स बेचने हैं, लेकिन आपने उसके मुताबिक प्रोडक्शन टीम को टारगेट ना दिया कि आपने कितने यूनिट्स बनाने हैं, तो सेल्स टीम ऑर्डर लेके आएगी लेकिन प्रोडक्शन टीम प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी, ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट अचीव नहीं होंगे। आपने प्रोडक्शन टीम को टारगेट दे दिया कि भाई आपने
10,000 यूनिट्स बनाने हैं बेचने के लिए, सेल्स को टारगेट नहीं दिया हुआ तो प्रोडक्शन टीम बना कर रख देगी, बेचेगा कौन? प्रॉब्लम आ गई। तो कोऑर्डिनेशन इज इंपॉर्टेंट कि सेल्स को भी पता है मैंने 10,000 बेचने हैं, प्रोडक्शन को भी पता है मैंने 10,000 प्रोड्यूस करने हैं। और सिर्फ यही 2 डिपार्टमेंट काफ़ी नहीं है, एचआर को भी पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने 10,000 प्रोडक्शन करनी है, उसके लिए जितने वर्कर्स चाहिए हमें एंगेज करने हैं। प्रोक्योरमेंट को भी पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने 10,000 यूनिट बनाने हैं, उसके लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए होगा जो हमें प्रोक्योर करना है ओवर द ईयर। सो कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन, जब आप बजट करते हैं तो अभी हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, आप हर डिपार्टमेंट को उसका टारगेट दे रहे होते हैं और वो टारगेट्स कम्युनिकेटेड होते हैं, एक दूसरे से आप कहने के इंटीग्रेट हो रहे होते हैं कि एक टारगेट दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। और जब हर डिपार्टमेंट अपने इंडिविजुअल टारगेट्स को अचीव करता है तो एक कोऑर्डिनेटेड वे में ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट, इदारे का जो बिगर टारगेट्स हैं वो अचीव हो जाते हैं। आपने टारगेट आपका रखा था, प्राइमरी टारगेट आपका सेल्स का था, लेकिन उसके साथ और टारगेट भी अटैच होते जाते हैं कि सेल्स का टारगेट तभी अचीव होगा जब रिक्रूटमेंट का टारगेट होगा, जब प्रोक्योरमेंट का टारगेट होगा, जब प्रोडक्शन का टारगेट होगा, देन ओनली देन यू कैन अचीव सेल्स टारगेट। मे बी इसमें मार्केटिंग का टारगेट, एडवर्टीजमेंट का टारगेट्स भी आ सकते हैं, उसकी भी एक स्ट्रेटेजी आ सकती है। तो जब ये सारे टारगेट्स, सब टारगेट्स अचीव होंगे तो ही इदारे का ओवरऑल टारगेट अचीव होता है। So planning means setting target and deciding about its modes. Setting targets will provide an opportunity for performance control. During the planning process, company is able to make decisions which are in the best interest of the company. During planning process, company is able to allocate its limited resources. Most of the time resources are limited. They are able to allocate limited resources to the most profitable options, most profitable departments, and in the end, planning will provide an opportunity to communicate and coordinate activities of the organization so that the overall targets can be achieved. जी जनाब, purposes of budgeting. बजट क्यों बनाया जाता है, क्या मकासद हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हम बजट के थ्रू हासिल करना चाहते हैं? एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, बजट से रिलेटेड देयर आर फ्यू टर्म्स जो आपको किसी क्वेश्चन में नजर आ सकती हैं। ये टर्म शायद हमें क्वेश्चन में एग्जामिनर पूछेगा नहीं, लेकिन क्वेश्चन में कहीं नजर आएगी, तो वी शुड बी फेमिलियर विद दिस टर्म। एक बजट कमेटी होती है जी इदारे में, एक आपकी जी बजट मैनुअल है, और एक बजट पीरियड है। ये 3 टर्म्स हैं, और भी इसके अलावा भी टर्म आएंगे, लेकिन इनको हम ज़रा अलहदा से हम डिस्कस कर लें क्योंकि रूटीन में ये आगे डिस्कस नहीं होने वाली। बजट पीरियड, बजट कमेटी से मुराद द सीनियर मैनेजमेंट टीम हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग एंड अप्रूविंग द बजट। यूजुअली इसमें तमाम डिपार्टमेंट के हेड्स होते हैं, फाइनेंस का हेड होगा, प्रोडक्शन का हेड होगा, मार्केटिंग हेड होगा, हो सकता है आपके सीईओ जो कंपनी का वो भी इस कमेटी का सरबराह हो। तो बजट कमेटी का काम है कि जो टारगेट्स इदारे के सेट किए जा रहे हैं फाइनल स्टेजेस पे उनको रिव्यू करना, उनको अप्रूव करना बिफोर दे कैन बी कम्युनिकेटेड टू द टीम कि जी ये आपके अगले साल के टारगेट्स हैं, इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए चलिए। बजट कमेटी। बजट मैनुअल एक डॉक्यूमेंट होती है, मैनुअल जैसे गाइडेंस डॉक्यूमेंट है, जिसमें बजट बनाने का तरीका लिखा जाता है। हर इदारे में उसके बिजनेस की नेचर फ़र्क होती है, उसके डिपार्टमेंट्स का स्ट्रक्चर फ़र्क होता है, उसके एम्प्लॉयज़ की हायरार्की फ़र्क होती है, और एम्प्लॉयज़ का रोल फ़र्क होता है बजट बनाने में। तो बजट मैनुअल में लिखा जाता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट टीम मेंबर्स का बजट बनाने में क्या हिस्सा है, क्या रोल है। और बजट मैनुअल इस अंदाज में बनाया जाता है कि जो भी टीम मेंबर आए उसको उसके हिस्से का रोल दिया जाता है, और हर टीम मेंबर जब अपना रोल परफॉर्म कर लेता है तो ग्रेजुअली वो पूरा एक डॉक्यूमेंट फाइनल शेप में कंसोलिडेट होके बजट कमेटी के सामने प्रेजेंट करने के काबिल हो जाता है। सो बजट मैनुअल, हाउ टू प्रिपेयर बजट एंड व्हाट रोल टू बी परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट टीम मेंबर्स इन द बजट प्रिपरेशन प्रोसेस। गाइडेंस मैनुअल है। बजट पीरियड usually 1 year, or it could be a quarter, or maybe
more than a year, 5-year budget भी हो सकता है. Normally it is 1 year for which an organization is preparing budget. Budget period से मुराद the period, the fixed period for which a budget is prepared. ये चीज़ें हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट हो सकती हैं. कमेटी की कंस्ट्रक्शन फ़र्क हो सकती है, मैनुअल में प्रोसेस फ़र्क हो सकता है, बजट पीरियड हर ऑर्गेनाइजेशन का फ़र्क हो सकता है. बट बजट पीरियड मीन द पीरियड फॉर विच यूजुअली बजट इज़ प्रिपेयर्ड. नॉर्मली इट इज़ 1 year, इट कुड बी लेस दैन अ ईयर, इट कुड बी मोर दैन अ ईयर. जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल इन टर्म्स पे, पर्पसेस ऑफ बजट? ये टर्म्स हमें किसी सवाल में मिल सकती हैं, सो वी शुड बी फेमिलियर विद दिस टर्म्स. जब भी हमारे सामने आए तो हमें इनका मतलब पता होना चाहिए. हमें टर्म्स का मतलब पता होगा, हमें पर्पसेस पता होंगे, आगे हम प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं वो पता होगा, तो हम क्वेश्चन को, सिनेरियो को बेहतर अंदाज में समझ पाते हैं. क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन हमें कहानी की शक्ल में दिए जाते हैं, उस कहानी में डिफरेंट डाटा दिया जाता है, हमें कहानी को समझना होता है और उसके मुताबिक डाटा वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके बजट बनाना होगा. बजट प्रिपरेशन पे भी हम मूव करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बजट से रिलेटेड कुछ उसकी कहानी समझ लें. जी कोई सवाल? अच्छा जी, प्रोसेस, बजटिंग का प्रोसेस, किसी भी इदारे में बजट बनाने का प्रोसेस क्या होता है? पहले स्टेप में कम्युनिकेशन की जाती है टीम से. बजट किसी इदारे में भी जब भी बजटिंग का प्रोसेस शुरू होना है, सबसे पहले जो टीम बजटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है उनसे कम्युनिकेशन की जाती है. कम्युनिकेशन किस बारे में? मे बी बजट मैनुअल उनको दिया जाता है पढ़ने को, ताकि वो हर बंदा अपना रोल पढ़ ले. उनको पॉलिसीज़ बताई जाती हैं ओवरऑल कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे ओवरऑल टारगेट्स क्या हैं. कम्युनिकेशन ऑफ द पॉलिसीज़ एंड द प्रोसीजर एंड द रूल्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हर बंदे से शेयर की जाएंगी. इसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल बजट फैक्टर. व्हाट इज द प्रिंसिपल बजट फैक्टर? जी कोई बताएगा प्रिंसिपल बजट फैक्टर क्या है? प्रिंसिपल बजट फैक्टर क्या है जी, कौन बताएगा? Someone should be able to tell. जनाब क्या होता है प्रिंसिपल बजट फैक्टर? कोशिश कीजिए. क्या आप ये कहना चाह रहे हैं आप में से किसी ने ये टर्म कभी पढ़ी नहीं है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म which can be used in any question. You may come across a question जिसमें प्रिंसिपल बजट फैक्टर की टर्म यूज की जाए. प्रिंसिपल बजट फैक्टर से मुराद है a variable or an activity which restricts overall activity of the organization. मतलब वो वेरिएबल या वो एक्टिविटी जिसकी वजह से इदारा एक सर्टन हद से ज्यादा काम नहीं कर सकता. यूजुअली इट इज सेल्स. यूजुअली इट इज सेल्स, क्योंकि नॉर्मली सेल्स इज अ लिमिटिंग फैक्टर कि आप एक सर्टन हद से ज्यादा, चूंकि आप यूनिट्स बेच नहीं सकते, तो आप जितने यूनिट्स बेचने हैं उसके हिसाब से अपनी सारी एक्टिविटीज प्लान करते हैं. आई रिपीट, प्रिंसिपल बजट फैक्टर क्या है? वो एक्टिविटी जिसकी वजह से आप एक सर्टन हद से ज्यादा काम नहीं कर सकते. यूजुअली इट इज सेल्स, लेकिन इन सर्टन सर्कमस्टांसेस इट कुड बी से प्लांट कैपेसिटी, और it could be labor, or it could be raw material. जैसे मैंने कहा नॉर्मली सेल्स लिमिटेड होती हैं जनाब, हम 10,000 यूनिट से ज्यादा बेच नहीं सकते, हमारी डिमांड ही इससे ज्यादा नहीं है. कैपेसिटी बनाने की हमारी शायद 12 या 15,000 है, लेकिन जब डिमांड ही 10,000 है तो इसका मतलब हमें 10,000 से ज्यादा का प्लान नहीं करना. इसका मतलब सेल्स इज द एक्टिविटी जिसकी वजह से हम प्रोडक्शन अपनी लिमिट कर रहे हैं सेल्स के हिसाब से. लेकिन बाज़ का तो होता है कि आपकी मोनोपोली है एक प्रोडक्ट पे, आपकी डिमांड ऐसे है कि जितनी भी बनाओ बिक जाएगी, लेकिन हमारी प्लांट की कैपेसिटी 8,000 है, तो इसका मतलब हम 8,000 से ज़्यादा बेच नहीं सकते. तो हमारी सारी जो एक्टिविटी है कि भाई बना कितना सकते हैं, यहां से बात शुरू होगी. अगर सेल्स
लिमिटेड है तो बात शुरू होगी बेच कितना सकते हैं, प्रोडक्शन जितनी मर्जी कर लें, अगर उस पर हमें डर नहीं है तो हमारी बात शुरू होगी जी बेच कितना सकते हैं, उसके हिसाब से अपना बजट बनाते हैं सारा। लेकिन अगर सेल्स में हमारी मोनोपोली है तो फिर हम देखेंगे बना कितना सकते हैं, जितना बना सकते हैं उसके हिसाब से सारी प्लानिंग करेंगे, उस हिसाब से सेल्स की टीम को टारगेट देंगे, उस हिसाब से हम प्रोडक्शन टीम को, प्रोक्योरमेंट टीम को टारगेट देंगे। बाज़ का तो होता है सेल्स भी मसला नहीं है, प्लांट का मसला भी नहीं है, लेबर बड़ी स्पेशल होती है हमारे प्रोडक्ट में, वो लेबर बड़ी लिमिटेड मिलती है। बाज़ का कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिसमें स्पेशलाइज्ड लेबर आपको चाहिए, हाईली स्किल्ड लेबर चाहिए, वो लेबर लिमिटेड है। तो हमें भाई सेल्स का भी मसला नहीं है, जो बनाएंगे बिक जाएगा। मशीनरियाँ भी हमारे पास पड़ी हुई हैं, लेकिन मशीन को चलाने के लिए जो ऑपरेटर है ना वो बड़े ख़ास हैं, वो हमें सिर्फ 4 ही मिल रहे हैं, और 4 ऑपरेटर का मतलब हम साल के 8000 यूनिट बना सकते हैं। तो भाई लेबर चूंकि हमारे पास 8000 यूनिट बनाने के लिए है तो अब हम 8000 यूनिट्स की सेल कर सकते हैं। वैसे तो लेबर ज़्यादा होती तो हम तो 12,000 बेच लेते, लेकिन इस केस में प्रिंसिपल बजट फैक्टर पर आपका लेबर बन जाता है। सो प्रिंसिपल बजट फैक्टर, और अगर रॉ मटेरियल की सप्लाई लिमिटेड है तो प्रिंसिपल बजट फैक्टर आपका रॉ मटेरियल बन जाएगा कि जी रॉ मटेरियल ही हमें बड़ा कम मिल रहा है, क्योंकि रॉ मटेरियल कम मिल रहा है तो हम फिनिश प्रोडक्ट भी उस हिसाब से ही बना सकते हैं। सो प्रिंसिपल बजट फैक्टर से मराद व्हाट इज द एक्टिविटी या वेरिएबल which will restrict, which will determine our activity, overall activity level next year। हमने अगले साल कितना काम करना है ये किस पे डिपेंडेंट है? क्या हमारी सेल्स डिमांड पे डिपेंडेंट है? क्या हमारी प्लांट की कैपेसिटी पे डिपेंडेंट है? अगले साल कितना काम करना है, क्या ये अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर पे डिपेंडेंट है या अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल पे डिपेंडेंट है? सो इनमें से कुछ भी हमारा प्रिंसिपल बजट फैक्टर हो सकता है। सो बजट बनाने में सबसे अहम काम होता है प्रिंसिपल बजट फैक्टर आइडेंटिफाई करना, क्योंकि आपका जो प्रिंसिपल बजट फैक्टर है उससे आप डिटरमिन करते हो कि आपने किस एक्टिविटी लेवल पे ऑपरेट करना है। फॉर एग्जांपल सेल्स आपका प्रिंसिपल बजट फैक्टर है, तो आपने कहा जी हमें 10,000 यूनिट्स बेचने हैं। अब आप 10,000 यूनिट्स की सेल के हिसाब से सारी प्लानिंग अपनी करोगे कि 10,000 यूनिट जब बेचने हैं तो उसके लिए एडवर्टीजमेंट कितनी करनी है, 10,000 यूनिट बेचने हैं तो उसके लिए प्रोडक्शन कितनी रिक्वायर्ड है, 10,000 यूनिट बेचने हैं या प्रोडक्शन करनी है तो प्रोक्योरमेंट कितनी रिक्वायर्ड है, रिक्रूटमेंट कितनी रिक्वायर्ड है, प्लांट की मेंटेनेंस कितनी रिक्वायरमेंट है। सारी एक्टिविटी आपकी उस सेल्स के हिसाब से डेवलप हो जाएगी। तो जब तक आपका प्रिंसिपल बजट फैक्टर नहीं अवेलेबल, यू कैन नॉट प्रिपेयर बजट, यू कैन नॉट सेट टारगेट फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। प्रोक्योरमेंट टारगेट सेट नहीं हो सकते, प्रोडक्शन टारगेट सेट नहीं हो सकते, एंड सो ऑन। सो सेकंड स्टेप, प्रिंसिपल बजट फैक्टर आइडेंटिफाई करना। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? जी बेटा, नहीं, प्रिंसिपल बजट फैक्टर एक ही होगा, बट अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे एक ही होगा। फॉर एग्जांपल आपने कहा जी डिपार्टमेंट नंबर ए में 10,000 यूनिट्स बना सकते हैं, डिपार्टमेंट नंबर बी में 9,000 यूनिट बना सकते हैं, तो कंपनी लेवल पे कितने बना पाओगे आप? 9, क्योंकि डिपार्टमेंट ए से निकल के बी में जाना है, फिर ही फिनिश प्रोडक्ट निकलनी है ना। तो अगर बी डिपार्टमेंट 9 बना सकता है तो आपकी कैपेसिटी इदारे के लेवल पे 9 है। प्रिंसिपल बजट फैक्टर सिर्फ एक होगा ऑर्गेनाइजेशन में कि भाई वो कौन सा फैक्टर है जिसके ऊपर डिपेंडेंट हैं हम ओवरऑल एक्टिविटी के लिए, जिसकी वजह से हम एक सर्टेन लेवल से अपनी प्रोडक्शन बढ़ा नहीं सकते। दैट इज योर प्रिंसिपल बजट फैक्टर। फॉर एग्जांपल इस केस में जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, डिपार्टमेंट बी की प्रोडक्शन कैपेसिटी 9,000 है, दैट इज योर प्रिंसिपल बजट फैक्टर। इसके हिसाब से सारी प्लानिंग शुरू कर दो, क्योंकि हम 9,000 से ज्यादा प्रोड्यूस कर नहीं सकते इदारे में। जी एनी अदर क्वेश्चन, कोई और सवाल? प्रिंसिपल ऑफ नहीं है, ये प्रिंसिपल बजट फैक्टर है, ठीक है। प्रिंसिपल बजट फैक्टर आप बिल्कुल, मैंने ऐसे ही शायद डिफाइन किया कि वो वेरिएबल जो आपकी ओवरऑल एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, जो ओवरऑल एक्टिविटी को लिमिट कर रहा है एक सर्टेन हद से आगे जाने से, तो आप इसको कह सकते हैं कि प्रिंसिपल बजट फैक्टर इन अ वे कंपनी का ओवरऑल एक्टिविटी का लिमिटिंग फैक्टर है। वो सेल्स भी हो सकता है, वो प्लांट की कैपेसिटी भी हो सकती है, वो लेबर भी हो सकता है, वो रॉ मटेरियल की सप्लाई भी हो सकती है, इनमें से कोई भी, इसके अलावा भी कोई फैक्टर हो सकता है। बाज़ गवर्नमेंट भी होती है, गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट किया होता है आपने इससे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करना। गवर्नमेंट भी बाज़ प्रिंसिपल बजट फैक्टर हो सकती है कि गवर्नमेंट ने कोटा दिया होता है आपने इससे ज़्यादा प्रोड्यूस ही नहीं करना, आपने इससे ज़्यादा एक्सपोर्ट ही नहीं करना, तो वहाँ से भी आपको प्रिंसिपल बजट फैक्टर आपको मिल जाता है। आपकी प्लांट, रॉ मटेरियल, सेल्स, वहाँ पे इशू नहीं है, इशू आपका गवर्नमेंट की रेगुलेशंस में है, वहाँ से आपको लिमिटेशन आ रही हैं।
जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? सबसे पहले बजट बनाने में प्रिंसिपल बजट फैक्टर आइडेंटिफाई किया जाता है। इसके बाद फिर बजट बनाने का काम शुरू होता है और प्रिपेयर किए जाते हैं डिपार्टमेंटल बजट। डिपार्टमेंटल बजट, हर डिपार्टमेंट का बजट बनाया जाएगा और उनमें से सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बजट ऑफ प्रिंसिपल बजट फैक्टर। Then remaining department's budget aligning these with principal budget factor. This is critical. कि सबसे पहले आप प्रिंसिपल बजट फैक्टर उसका बजट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल सेल्स है, आपका प्रिंसिपल बजट फैक्टर लेट्स अज्यूम हमने कहा जी सेल था, तो सबसे पहले आप सेल्स का बजट बनाते हैं और सेल्स का बजट बनाने के बाद बाकी डिपार्टमेंट्स का बजट बनाएंगे, लेकिन उनको अलाइन रख के चलते हैं प्रिंसिपल बजट फैक्टर के साथ, मतलब सेल्स बजट के साथ। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक एलैबोरेशन जब दे रहा था कि जब सेल्स बजट बनेगा उसके हिसाब से प्रोडक्शन का बजट बनेगा कि भाई कितने यूनिट बेचने हैं, उसके हिसाब से हाउ मच यूनिट्स वी नीड टू प्रोड्यूस। प्रोडक्शन बजट बनेगा तो उसके हिसाब से रिक्रूटमेंट, एचआर की, लेबर की रिक्रूटमेंट का बजट बनेगा। प्रोडक्शन बजट बनेगा उसके हिसाब से प्लांट की मेंटेनेंस का बजट बनेगा। अभी प्लांट ने कितने यूनिट बनाने हैं, कितने घंटे चलना है, उसकी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट क्या होगी। प्रोडक्शन बजट बनेगा उसके हिसाब से रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट का बजट बनेगा। ठीक है, तो ये सारे लिंक अल्टीमेटली शुरू बात कहां से हुई, सेल्स बजट से। तो सबसे पहले प्रिंसिपल बजट फैक्टर का बजट बनाया जाता है, जैसे सेल्स का बजट बनाया जाता है। उसके बाद बाकी डिपार्टमेंट्स के बजट आप उसके इर्द गिर्द बुनते हो। जैसे प्रिंसिपल बजट फैक्टर सेल्स का बजट आ गया, फिर प्रोडक्शन का बजट, प्लांट मेंटेनेंस का बजट, एचआर की रिक्रूटमेंट, लेबर रिक्रूटमेंट का बजट, देन रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट का बजट एंड सो ऑन, मार्केटिंग का बजट एटसेट्रा। सारे बजट उसके हिसाब से फिर उसके गिर्द बुने जाते हैं अलाइन करके। डिपार्टमेंटल बजट बन गए तो फिर इनकी रिव्यू किया जाता है और अप्रूव किया जाता है। रिव्यू एंड अप्रूवल फ्रॉम बजट कमेटी। बजट बना, कमेटी जो हमारी बनी थी इसने रिव्यू करना है और अप्रूव करना है फॉर इंप्लीमेंटेशन। और इसका बजट प्रोसेस का आखिरी जो स्टेप होता है दैट इज रेगुलर रिव्यू ऑफ बजट फॉर एनी चेंजेस, फॉर एनी रिक्वायर्ड चेंजेस एंड कंपैरिजन of actual results with budgets for control। ये पूरा साल प्रोसीजर चलता रहता है, ये दोनों काम पूरा साल होते रहते हैं। बजट एक था बना के अप्रूव करके इम्प्लीमेंटेशन के लिए टीम्स को दे दिया जाता है, बट इसके बाद रेगुलरली बजट को रिव्यू किया जाना जरूरी है, क्योंकि बजट को हमने कहा ये हमारा टारगेट है जिसको हम अचीव करने के लिए जा रहे हैं। बाज़ ज़कात हालात ऐसे बदल जाते हैं कि आपको टारगेट को रिवाइज करने की जरूरत पड़ जाती है। जैसे हम कल ही फोरकास्टिंग की बात कर रहे थे, कल ही हम बात कर रहे थे, हमने जी बैटरीज बना के बेचते हैं, हमने अगर बैटरीज बना के बेचते हैं और बैटरीज की सेल के हिसाब से हमने बजट बना लिया, प्रोडक्शन का बजट बना लिया, और हमने टेक्नोलॉजिकल फोरकास्ट नहीं की थी अगर, तो साल के दरमियान में कहीं जाके नई टेक्नोलॉजी आ गई, साल के दरमियान में जाके बैटरीज नई टेक्नोलॉजी की मार्केट में आ गई, तो दिस रिक्वायर्स कि वी नीड टू रिवाइज आवर टारगेट्स नाउ, क्योंकि अब नई टेक्नोलॉजी आने से हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी की बैटरियां तो नहीं बिकेंगे ना। तो बाज़ का ऐसे सर्कमस्टांसिस आ जाते हैं
कि आपको अपने टारगेट्स को रिवाइज करने की जरूरत है, आपको अपनी प्लानिंग को रिवाइज करने की जरूरत है। अगर आपने टेक्नोलॉजिकल फोरकास्ट नहीं की थी, साल के दौरान नई बैटरी लॉन्च हो गई, अब आपके पिछले टारगेट जो आपने सेट किए हैं वो अचीवेबल नहीं रहेंगे। तो जब टारगेट अचीवेबल ही नहीं है तो उनको सामने रखने का, उनको अचीव करने की कोशिश करने का क्या फायदा? वन शुड बी रियलिस्टिक। सो हम ऐसे हालात को देखते रहते हैं कि भाई कोई हालात ऐसे तो नहीं पैदा हो गए जिनकी वजह से हमें टारगेट्स या प्लान को रिवाइज करने की जरूरत है। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं कि हमने टारगेट्स टीम को दिए हुए हैं और हमने टीम की परफॉर्मेंस को गेज करना होता है कि भाई हमने आपको क्या टारगेट दिया था, आपने क्या अचीव किया, हमने ये मॉनिटरिंग करनी है। और अगर हमारे टारगेट रियलिस्टिक नहीं है, फॉर एग्जांपल पहले 6 महीने हमारी सेल्स टीम बड़ी अच्छा काम कर रही थी, टारगेट अचीव कर रही थी, 6 महीने बाद नई टेक्नोलॉजी मार्केट में लॉन्च होगी, अब अगर हम उनसे पूछें भाई तुम अब क्यों टारगेट पूरा नहीं कर रहे, तुम्हारी तो इंक्रीमेंट नहीं लगेगी, तुम्हें तो बोनस नहीं मिलेगा, दिस विल बी अनफेयर विद देम, दिस विल ब्रिंग डीमोटिवेशन इन देम कि भाई हमारा क्या कसूर है, आपने जो चीज हमें बेचने के लिए दी थी वो अब ऑब्सोलीट हो गई है, अब लोग वो उस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड ही नहीं है, नई टेक्नोलॉजी आ गई। सो हमारा कंट्रोल का जो मकसद है फूत हो जाता है, क्योंकि हमने बजट बनाया, ऑब्जेक्टिव में लिखा हम कंट्रोल करना चाहते हैं, परफॉर्मेंस को रिव्यू करना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारा बजट किसी हालात की तब्दीली की वजह से रेलेवेंट ही नहीं रहा तो वो कंट्रोल कहां से देगा हमें? टेक्नोलॉजी बदल गई है, सेल ही नहीं होगी हमारी प्रोडक्ट, तो सेल्स टीम की खिंचाई कहां से कर पाएंगे हम? तो इसीलिए हम कहते हैं जब हालात बदलें तो बजट की रिवीजन में भी रिक्वायर्ड, ताकि हम हर वक्त रियलिस्टिक टारगेट्स के हिसाब से टीम को गेज करें, क्योंकि कंट्रोल का मकसद मोटिवेट करना है। यूजुअली टारगेट्स को जब एक्चुअल रिजल्ट से हम कंपेयर कर रहे होते हैं तो जो टीम मेंबर्स हमारे टारगेट्स अचीव कर रहे होते हैं उनकी अच्छी इंक्रीमेंट्स लगनी होती हैं, उनको बोनसेस मिलने होते हैं। सो हमने कंट्रोल के थ्रू मोटिवेशन लानी होती है, कंट्रोल के थ्रू परफॉर्मेंस एनहेंस करनी होती है। लेकिन अगर हमारे टारगेट्स रियलिस्टिक नहीं हैं तो ना मोटिवेशन आएगी, ना लोग अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए जोर लगाएंगे। इसलिए स्टेप नंबर 5 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज अ रेगुलर थ्रू आउट द ईयर, ये चलता रहता है। ये चीज़ें आपको सिखाई इसलिए भी जाती हैं कि ना कि आपने सिर्फ एग्जाम में अपेयर होना है, ये चीज़ें आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपकी हेल्प करनी है, क्योंकि आपने ही जाके इन प्रोसेसेस को सारा लीड करना होता है। बजटिंग को लीड करना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का ही काम होता है, आप लोगों ने ये चीज़ सीखनी है। सो यू मस्ट नो, तो मैथमेटिक्स नहीं, आपने 2 + 2 4 नहीं पढ़ना, ये रीजन भी आपको पता होनी चाहिए, ये प्रोसेसेस भी आपको पता होने चाहिए। जी जनाब, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, अब हम फाइनल अपनी एक समरी जहाँ पे लिखते हैं बजट्स, फंक्शनल बजट्स एंड मास्टर बजट की 2 टर्म्स इंट्रोडक्शन लेते हैं, एंड देन विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द नंबर्स, जो आप लोगों का फेवरेट एरिया होता है। लेकिन उस एरिया पर जाने के बाद भूलिएगा नहीं कि हमने इसको पढ़ते रहना है, 1-2 पेजेस ही हैं बजटिंग पे, आपने इसको रेगुलरली पढ़ते रहना है। अच्छा जी, हमने यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया ना, प्रिपेयर डिपार्टमेंटल बजट, डिपार्टमेंटल बजट को हम फंक्शनल बजट भी कहते हैं, डिपार्टमेंटल बजट को हम फंक्शनल बजट्स भी कहते हैं। और मैं जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के नाम आपसे लेता जा रहा था, मैंने सेल्स, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, लेबर का बजट, रॉ मटेरियल, प्रोक्योरमेंट, एडवर्टीजमेंट, admin cost, these are all different departments, selling and distribution, these are all different departments जिनके बजट बनाए जाते हैं। और इन फिर फंक्शनल बजट को, इसके साथ मैं एटसेट्रा भी लगा देता हूँ, इसके अलावा भी कोई और डिपार्टमेंट हो सकता है अदारे में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बजट बनाए जाते हैं, जो हमने इधर स्टेप नंबर 3 में बात की, जिसको हम फंक्शनल बजट्स भी कहते हैं। डिपार्टमेंटल बजट या फंक्शनल बजट एक ही बात है। देन इन फंक्शनल बजट्स को फिर प्रेजेंट किया जाता है फाइनल एक डॉक्यूमेंट में, जो कहलाती है मास्टर बजट। मास्टर बजट में तमाम फंक्शनल बजट समराइज करके रिपोर्ट या प्रेजेंट किए जाते हैं। और मास्टर बजट में आती है आपकी इनकम स्टेटमेंट या P&L,
आपकी बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिसको आप कहते हैं, और कैश फ्लोज या कैश बजट भी इसको हम कह सकते हैं। ये तीन डॉक्यूमेंट को कलेक्टिवली हम मास्टर बजट कहते हैं। सो फंक्शनल बजट्स बनाए जाते हैं पहले, और फंक्शनल बजट्स को फिर जो फाइनल इनकी जो कवर बनता है, जिनको समराइज किया जाता है, वो मास्टर बजट की शेप में किया जाता है। मास्टर बजट का मतलब तीन डॉक्यूमेंट। अब हम एग्जाम में, जैसे मैंने कहा कि एग्जाम में तो हमें बजटिंग पे ही नॉर्मली क्वेश्चन आता रहा है, तो एग्जाम में हमें बजटिंग पे जो क्वेश्चन आता है वो किस शेप में, किस एरिया का होता है। तो अगर मैं कहूँ मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज फ्रॉम आइदर इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लोज। अगर हम पास्ट पेपर एनालिसिस देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये इनकम स्टेटमेंट से होता है या कैश बजट से होता है, लेकिन ओकेजनली फंक्शनल बजट से भी आता है। किसी प्रोडक्शन का बजट आ जाएगा, कोई लेबर का बजट आ जाएगा, तो मैंने इसको एक स्टार लगा दिया, एक स्टार लगा दिया, इधर मैंने डबल स्टार कर दिया। बैलेंस शीट, बजटेड बैलेंस शीट, टू माई मेमोरी मैंने सवाल कोई सीएमए का गुजरा नहीं मेरी नज़र से। किसी बच्चे ने पास पेपर में देखा हुआ है बैलेंस शीट का सवाल? बैलेंस शीट का सवाल हमें अभी तक नज़र नहीं आता पास पेपर्स में। तो फिर वही बात यहाँ पे आ जाती है कि आता नहीं है पास पेपर में नज़र, लेकिन मतलब ये नहीं कि हमें आ सकता नहीं है। वी शुड नो बैलेंस शीट, बजटेड बैलेंस शीट बनानी हो कैसे बनेगी और कैसे प्रेजेंट की जाएगी, और वो तभी आपके लिए पॉसिबल रहेगा जब आप जो इलस्ट्रेशन जब हम करेंगे, हम जब इलस्ट्रेशन करेंगे तो हम सारे फंक्शनल बजट सीखेंगे, हम इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो सब सीखेंगे, लेकिन शायद बैलेंस शीट की एक आध इलस्ट्रेशन ही देख पाएंगे। लेकिन प्रिंसिपल बड़ा आसान सा, उससे मैं शेयर कर लूँगा। अच्छा, बिफोर वी मूव टूवर्ड्स डिफरेंट इलस्ट्रेशंस, मैं बजटिंग के बारे में एक सिंपल, अब थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस एज अ स्टूडेंट जो मेरा था वो मैं शेयर कर लूँ। एज अ स्टूडेंट मैं सिर्फ ये 2 पेजेस जो है ना, अगर मैं आपकी जगह हूँगा, या फर्स्ट जब इंटर मैंने एक तैयार कर लिया था, तो उसके बाद मैंने कभी भी बजटिंग को एज अ टॉपिक देखा ही नहीं था। मुझे लगता था इट्स नॉट अ टॉपिक, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये सिर्फ एक सफ़ा की पढ़ने की हद तक ठीक है कि आप पढ़ लें, पर्पजेस क्या हैं, प्रोसेस क्या हैं, और ये इसको याद रख लें, मेमोराइज कर लें, रिफ्रेश कर लें, टर्म्स रिफ्रेश कर लें। बट व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चंस, डूइंग क्वेश्चंस, तो मुझे लगता था इसके क्वेश्चंस में तो कुछ ऐसा होता ही नहीं है जो मुझे किताब से पढ़ के या सवालों को करके सीखने की ज़रूरत है। बजटिंग के क्वेश्चन में आपको से प्रोडक्शन का बजट बनाने को कहा जाएगा। तो प्रोडक्शन का बजट बनाना है तो आपने ये सारी पीएनएल बनाना, कॉस्ट ऑफ गुड्स वर्कआउट करना, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट डिटरमिन करना, ये सारी रिक्वायरमेंट्स हम पीछे से कहीं से इंट्रो टू काउंटिंग से सीखते आ रहे हो, R1 में सीखी हुई, R2 में सीखी हुई। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो का फॉर्मेट आपने सब कुछ कहीं ना कहीं सीखा होता है। तो फॉर्मेट का ये पहली बात, यहाँ पे हमारी फॉर्मेट की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो स्टैंडर्ड से कंप्लाइंट होना चाहिए। हम जिस मर्जी अंदाज में प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करके दें, उसको प्रॉफिट में इंटरेस्ट है, उसको सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स और अदर चीज़ों में इंटरेस्ट है। फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, स्टेटमेंट में, कॉलम में, दाएं बाएं कैसा, नीला पीला, कोई यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हमारी नहीं होती। रिपोर्टिंग में आपकी स्टैंडर्ड से कंप्लाइंट होना ज़रूरी है। FRS आपने IFRS आप पढ़ते हैं, उससे कंप्लाइंट होना ज़रूरी है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं। तो बेसिक्स हमें इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो की बेसिक्स हम सब सीख चुके होते हैं क्या चीज़ें हैं। फर्क सिर्फ क्या होता है कि आप जब पीएनएल बनाते हो रिपोर्टिंग में, तो वहां पे आपको ट्रांजैक्शंस बताई जाती हैं जिनको आप रिकॉर्ड कर रहे होते हो कि जी हमारी पिछले साल हमने कितनी सेल्स की, कितने यूनिट्स बेचे, किस प्राइस पे बेचे। आप रेवेन्यू वर्कआउट करके अपने पीएनएल में शो कर देते हो, क्योंकि वो पिछले साल का पीएनएल होता है। यहां पे क्या होता है, यहां पे अगले साल का पीएनएल बनाना होता है। और इसमें क्या होगा कि आपको पिछले साल का से नॉर्मली से सेल की फिगर में बात करूं, वो बताएगा जी पिछले साल में 10,000 यूनिट बेचे थे 20 रुपए के हिसाब से। अगले साल हमारा ख्याल है हमारी सेल 10% बढ़ जाएगी और प्राइस 5% बढ़ जाएगी। अब रेवेन्यू निकालने में कोई दिक्कत है? जो वैल्यूज आपने निकालनी है, फॉर्मेट आपको पता होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करना है हमने। रेवेन्यू कैसे निकालना है, सवाल में लिखा हुआ है कि आपने वॉल्यूम में कितना इजाफा करना है, प्राइस में कितना इजाफा करना है। कॉस्ट कैसे निकालनी है, सवाल में लिखा होता है कि पिछले साल कॉस्ट पर यूनिट ये थी, अब इतनी पर यूनिट हो जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी, इतनी कम हो जाएगी, फिक्स में इतना इजाफा होगा, वेरिएबल में इतना इजाफा होगा, कमी होगी, सब कुछ सवाल में लिखा होता है
कि आपने वैल्यूज कैसे डिटरमिन करनी है। मेरे हिसाब से बजटिंग का क्वेश्चन करते हुए यू डोंट नीड एनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ दिस टॉपिक। आपको सिर्फ ज़रबें तकसीमें आनी चाहिए और रीडिंग आनी चाहिए। क्वेश्चन में ही लिखा होगा किसको किससे ज़रब देनी है, किसको किससे तकसीम करना है। आपको सिर्फ वो पढ़ना समझना आना चाहिए और कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज इस टॉपिक के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। अभी हम ऑनवर्ड जो डिस्कशन थी, नॉलेज से हमने जो बात करनी थी कर ली, इसके बाद सिर्फ हमने इलस्ट्रेशन देखनी है और क्वेश्चन देखने, और आप देखिएगा कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपके सामने बिल्कुल नहीं आएगा। सारी चीज़ें वही हैं जो आपने सीखी में पहले। हमने सिर्फ उस जिस तरह हमें डाटा प्रेजेंट करने को कहा गया है वो पैराग्राफ पढ़ना है, रिक्वायरमेंट पढ़नी है और डाटा को उससे अरेंज करके हमने प्रेजेंट कर देना है। इसके अलावा बजटिंग में कुछ नहीं होता। लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक इलस्ट्रेशन। पेज 213 पे हमारे पास जी इलस्ट्रेशन 5 आ रही है, फंक्शनल बजट की। रिक्वायरमेंट, सवाल हमेशा रिक्वायरमेंट से पढ़ते हैं जी। पहले रिक्वायरमेंट देखी जाती है, फिर बॉडी को देखा जाता है। उसकी वजह यह है कि हम रिक्वायरमेंट देखते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है सवाल किस टॉपिक से है, किस एरिया से है। उसके हिसाब से फिर हम अपनी रीडिंग को ज़्यादा इफेक्टिव कर लेते हैं। रीडिंग करते हुए हम देखते जाते हैं कि रिक्वायरमेंट के लिए हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। प्रोड्यूस द फॉलोइंग बजट्स फॉर ईच ऑफ द क्वार्टर्स 1 2 3 4। 4 क्वार्टर का बजट बनाना है। ए, सेल्स बजट showing sales volume in units and sale revenue in rupees. Production budget in units and purchase budget in kgs and rupees. So sales budget, production budget and raw material का purchase budget। पढ़िए जी डाटा, फिर हम इस पे बात करते हैं। कॉस्ट कार्ड की यहाँ टर्म यूज की है। कॉस्ट कार्ड से मुराद है डॉक्यूमेंट जिसमें कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन हमें प्रेजेंट की जाती है। कॉस्ट पर यूनिट की वर्किंग हमें दी गई है कि एक जो यूनिट बनाते हैं हम सिग्मा, उसमें कितना मटेरियल केजी किस रेट पे लगता है, कितना मटेरियल लेबर किस रेट पे लगती है, कितने ओवरहेड्स किस रेट पे लगते हैं। 42 रुपीज़ का एक यूनिट बनता है। अच्छा, हमसे कहा गया है क्वार्टरली सेल्स बजट बनाइए शोइंग सेल्स वॉल्यूम एंड रेवेन्यू। तो सेल्स बजट का मतलब क्वार्टरली सेल्स बतानी है जिसमें यूनिट्स भी बताने हैं और रेवेन्यू भी बताना है। फॉर्मेट शायद हम अगर ऐसे कर लें, 4 क्वार्टर है तो 4 कॉलम 1 2 3 और 4। हम पार्ट इलस्ट्रेशन नंबर 5 का ए देख रहे हैं। सेल्स बजट बनाना है तो यहाँ पे हम लेते हैं सेल्स इन यूनिट्स, लेकिन हम देख रहे हैं यूनिट्स काफ़ी ज़्यादा ज़ीरोज़ आ रहे हैं तो यूनिट्स इन 1000 हम कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम प्राइस से, प्राइस हम रुपीज़ में ले लेते हैं और इसके नतीजे में हमें क्वार्टरली सेल्स बजट हमें मिल जाएगा। क्वार्टरली सेल्स बजट से मुराद, क्वार्टरली सेल्स बजट से मुराद क्वार्टरली सेल्स जो हमारा प्लान है वो बताइए। तो हमें क्वार्टरली यूनिट्स हमें सेल्स के पता है, प्राइस हमें पता है, तो यूनिट्स को प्राइस से मल्टीप्लाई करके हमें इसे प्रेजेंट करना है। क्वार्टर 1 में यूनिट्स 1950, क्वार्टर 2 में इट इज 2275, क्वार्टर 3 में इट इज 3250 एंड क्वार्टर 4 में इट इज 2275 एंड प्राइस इज फिक्स्ड 56, 56, 56 एंड 56। और एज अ रिजल्ट यहाँ पे देखिएगा जब यूनिट्स इन 1000 है, इनको रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेवेन्यू इन रुपीज इन 1000 ही आएगा हमारा, क्योंकि हमने यूनिट्स को 1000 में राउंड ऑफ कर लिया हुआ है। तो बोलिए जी पहले क्वार्टर का रेवेन्यू 109 200 1400 182,000 127,400। दिस इज आवर सेल्स बजट। क्वार्टरली सेल्स बजट बनाना है शोइंग सेल्स वॉल्यूम एंड रेवेन्यू। इस स्टेटमेंट में वॉल्यूम भी आ रहा है, इस स्टेटमेंट में रेवेन्यू भी आ रहा है। वॉल्यूम इनटू प्राइस, रेवेन्यू आ गया। दिस इज क्वार्टरली सेल्स बजट कि हमें
क्वार्टर, अब ये सेल्स बजट जो है ना, ये सेल्स टीम का टारगेट है। हम उनको बता रहे हैं आपने हर क्वार्टर में कितने यूनिट्स बेचने हैं और किस प्राइस पे बेचने हैं। सेल्स टीम अगर अपने टारगेट पूरे करेगी तो हमारे सेल्स रेवेन्यू के टारगेट्स पूरे हो जाएंगे। फॉर्मेट इज नॉट इंपॉर्टेंट, आप क्वार्टर यहां पे लिखिए या क्वार्टर इधर लिख दीजिए। आप यहां पे भी क्वार्टर 1 2 3 4 फिर यूनिट्स और फिर प्राइस से मल्टीप्लाई करके रेवेन्यू निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मेट इज नॉट इंपॉर्टेंट। जो एग्जामिनर ने इंफॉर्मेशन मांगी है वो इंफॉर्मेशन आपकी फॉर्मेट में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए और हमारे यहां पर रिफ्लेक्ट हो रही है इंफॉर्मेशन। दिस इज गुड इनफ। फॉर्मेट के बारे में हम फ्लेक्सिबल होते हैं। प्रोडक्शन बजट इन यूनिट्स, कि हमें कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं। अब जैसे अब हमारा सेल्स यहां पे ना प्रिंसिपल बजट फैक्टर आ गया। अब हमने इसके हिसाब से बताना है कि अगर हमने सेल्स के टारगेट्स अचीव करने हैं तो हमें क्वार्टरली कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं। जी हम टारगेट, प्रोडक्शन के टारगेट प्रोडक्शन टीम को देना चाहते हैं। तो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कैसे निकालेंगे? सवाल को पढ़ के देखिए, सोचिए जरा। प्रोडक्शन, ये पीएनएल आपने बनाने सीखे हुए हैं बचपन में, इंट्रो में जो चीज सीखी थी, मुझे लगता है ये वाले कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई होने जा रहे हैं। हाउ टू डिटरमिन प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट। जी जी बोलिए, पता है आप सबको। सेल्स, सेल्स, एक वॉलंटियर हाथ यहां से आवाज आ रही जी, क्या बोल रहे हैं? सेल्स, सेल्स, एक हाथ खड़ा करके बोले बेटा, आप बोलना चाह रहे हैं? बिल्कुल ठीक हो गया जी। सेल्स जो यूनिट आपने करने हैं प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, दिस गिव्स यू प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट। ये आपकी बेसिक इक्वेशन है। सेल्स जो यूनिट्स बेचने हैं, एड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जो आप चाहते हो साल के एंड पे, पीरियड क्वार्टर के एंड के आपके हाथ में रहें, लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो पीरियड के शुरू में आपके पास थे। दिस गिव्स यू प्रोडक्शन बजट। और ये सारा बजट हम यूनिट्स इन 1000 में बना लेते हैं। ऑल बजट्स यूनिट्स इन 1000। क्वार्टर 1 2 3 उसी तरह हमारे चलेंगे जी। क्वार्टर 1 2 3 एंड 4। सेल्स की फिगर हमारे पास ये ऊपर आ रही है जी, हम वहीं से उठाते हैं। 1950 2275 3250 2275। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है? किसी एक क्वार्टर का क्लोजिंग स्टॉक कितना होना चाहिए? अब ये जो मैंने बात की ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमें, उसने क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है, नोट नंबर 4, शेख लिमिटेड हैज अ पॉलिसी टू मेंटेन एन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर इक्वल टू 5 days डिमांड ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर। यहां पे जो क्लोजिंग स्टॉक आना है अगले क्वार्टर की रिक्वायरमेंट के 5 दिन के बराबर है। एक छोटी सी वर्किंग वन हम यहां पे अब अगर बना लें, 5 दिन के बराबर है। और उसने नोट नंबर 1 में बताया हुआ है कि 5 दिन का मतलब 1 वीक है, और एक क्वार्टर में कितने वीक हैं? 13। इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो अगले क्वार्टर की सेल्स के 1 वीक की सेल्स के बराबर है। क्लोजिंग स्टॉक अगले क्वार्टर की 1 वीक की सेल के बराबर है, और ये कितने वीक की सेल्स हैं? 13 वीक्स की सेल्स हैं। तो हम यहां से फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक फॉर क्वार्टर 1, हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिटरमिन कर रहे हैं क्वार्टर 1 का, तो वो होगा जी 2275 बाय 13, 175 जी। एनी क्वेश्चन? कोई चीज समझ नहीं है? जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बताया था, बजटिंग में आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए सवाल में ही गाइडलाइन लिखी होती है कि वो इंफॉर्मेशन कैसे कैलकुलेट करनी है। सवाल में नोट नंबर 4 में उसने बताया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक किसी भी क्वार्टर का जो होगा वो अगले क्वार्टर की 5 दिन की सेल के बराबर होगा। और नोट नंबर 1 में उसने बताया हुआ है कि 5 दिन का मतलब 1 वीक होता है, और एक क्वार्टर में 13 वीक होते हैं।
तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक आपकी एक वीक की सेल्स के बराबर होगा अगले क्वार्टर की। तो क्वार्टर 1 का क्लोजिंग स्टॉक क्वार्टर 2 की सेल्स बटा 13, क्वार्टर 1 का क्लोजिंग स्टॉक। सिमिलरली क्वार्टर 2 का क्लोजिंग स्टॉक क्वार्टर 3 की सेल्स बटा 13, कितना जी? 250। क्वार्टर 3 का क्लोजिंग स्टॉक क्वार्टर 4 2275, इट्स द सेम। तो हम इसको, मैं यहां पे क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 3 सेम सेल्स हैं, तो यहां पे हम 175 ही ले लेते हैं। ये 250 आ गया, ये 175 आ गया। अब क्वार्टर 5 की सेल्स हमें गिवन है 1950, तो हम क्वार्टर 4 का क्लोजिंग स्टॉक लेंगे 1950 डिवाइड विद 13, 150। ये जी हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की फिगर आ गई। सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, यहां से प्रोडक्शन की फिगर आती है। और ये इक्वेशन आप लोगों ने, जैसे अगर मैं गलती पे नहीं तो आपने इंट्रो में जरूर सीखी होगी, उसी लेवल पे सीखी होगी, और बार बार आपकी ये कहीं ना कहीं यूज होती आई होगी पीएनएल बनाते हुए। R1 में भी आपने इसको जरूर अप्लाई किया होगा इस इक्वेशन को। सो नॉट अ न्यू नॉलेज फॉर यू। जी कोई सवाल? सॉरी, हाँ जी 175। क्वार्टर 3 का क्लोजिंग स्टॉक 175। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो जो एक पीरियड का क्लोजिंग होता है वो अगले पीरियड का ओपनिंग होगा। ओपनिंग हो गया, ओपनिंग आ गया। इसका ओपनिंग, इसका ओपनिंग क्या होगा? पिछले पीरियड का क्लोजिंग। और पिछले पीरियड का क्लोजिंग कहां पे बेस करता है? 1950। इसके लिए अगर हम वर्किंग से 2 यहां पे बना दें, मैं यहां पे वर्किंग 2 लिख देता हूं। ये है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्वार्टर 1, इट इज 1950 डिवाइड विद 13, इट इज 150। क्वार्टर 1 का क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक सॉरी, पिछले क्वार्टर का क्लोजिंग होगा, और पिछले क्वार्टर का क्लोजिंग क्वार्टर 1 की सेल्स पे डिपेंडेंट होता है। सो पिछले, जैसे हमने यहाँ पे ये क्लोजिंग आया, ये इधर ओपनिंग में ट्रांसफर हो गया, ये क्लोजिंग इससे लिंक हुआ, इधर ओपनिंग में ट्रांसफर हो गया। सिमिलरली ये पीछे कहीं जा रहा होगा और यहाँ पे ट्रांसफर होने हैं 1950 पे बेस करके। नाउ यू हैव द प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट 1975, 2350, 3175, 2250। ये जी हमारा प्रोडक्शन बजट रेडी हो गया। यूनिट्स इन 1000, ऑल यूनिट्स इन 1000। बेटा एक कौन सा ओपनिंग? जो एक पीरियड का क्लोजिंग होता है वो अगले पीरियड का ओपनिंग होगा ना। क्वार्टर 1 का क्लोजिंग क्वार्टर 2 का ओपनिंग हो गया। क्वार्टरली स्टेटमेंट्स है ना बेटा, ठीक हो गया। एक पीरियड का क्लोजिंग जो होता है वो नेक्स्ट पीरियड में एज ओपनिंग ट्रांसफर होगा। जी बेटा, बजट तो बेटा फ्यूचर का बना रहे हैं ना, एक्चुअल तो नहीं है ये तो हमारे टारगेट्स हैं। क्वार्टर 1 में सर कैसे हम पिछले साल का हमने ओपनिंग है, वैसे देखा जाए सेल तो क्वार्टर 1 में, क्वार्टर 1 का जो बजट हमारा होगा, आपके साथी का सवाल है कि क्वार्टर 1 बजट तो फ्यूचर के बारे में है, तो क्वार्टर 1 का ये स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कहाँ से आ गया? तो पहली बात आपको याद होनी चाहिए, जो सीखनी चाहिए, बजट हमेशा पीरियड शुरू होने से पहले बनाया जाता है। मतलब ये जो बजट बना होगा ना, अगर ये 2020 का बजट है तो ये आज हम 2019 में बैठे बना रहे हैं। 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2020 का बजट है, तो हम आज नवंबर में बैठे इसको बना रहे हैं। और जब हम नवंबर में बैठे बना रहे हैं और हमने टारगेट सेट कर लिया अगले क्वार्टर का 1950, तो क्या ख्याल है 31 दिसंबर को हम ये स्टॉक लेके चलेंगे हम, क्योंकि हमारी पॉलिसी है कि जितनी सेल्स करनी है अगले पीरियड में उसका 5 दिन का स्टॉक आपके पास होना चाहिए। हमने जब नवंबर में दिसंबर में ये टारगेट फाइनल कर लिया तो 31 दिसंबर को हम इतना स्टॉक रख के चलेंगे 2020 में। जी एनी क्वेश्चन?
कोई और सवाल जी यहाँ तक? वी आर डन विद सेल्स बजट, वी आर डन विद प्रोडक्शन बजट. ऑलवेज रेफर योर वर्किंग. अगर आपकी वर्किंग के साथ नंबर्स नहीं लगे हुए और रेफर नहीं हुए हुए तो यू विल बी इन ट्रबल. अच्छा जी, थर्ड पार्ट सी इसका, परचेज बजट इन केजीज एंड रुपीज. परचेज बजट, हमने कितना रॉ मटेरियल परचेज करना है ये किस पे डिपेंड करता है? प्रोडक्शन पे. यूजुअली हमारा प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट को मल्टीप्लाई कर दें केजी पर यूनिट से, और प्रोडक्शन अगर हमारी यूनिट्स इन 1000 में है तो हमें यूजेज रिक्वायरमेंट केजीज इन 1000 में आ जाएगी. एग्रीड जी? प्रोडक्शन हमारे पास अवेलेबल है, प्रोडक्शन को केजी पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास यूजेज रिक्वायरमेंट आती है, परचेज नहीं आती. रॉ मटेरियल यूजेज आई है, यूजेज से परचेज में जाना हो क्या करेंगे? ऐड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. दिस गिव्स अस रॉ मटेरियल परचेज रिक्वायरमेंट, और ये भी केजीज इन 1000 में ही अगर हम लेके चल रहे हो. दिस इज द इक्वेशन विच यू शुड बी एबल टू रिकॉल. अब ये अलहदा बात है कि यहां पे उसने में बताया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक 0, क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल पेरिशेबल है. ठीक है, तो मैंने सिर्फ ये 2 लाइनें आपको इक्वेशन आपको समझाने के लिए लिखी. अदरवाइज हमारे लिए यूजेज इज इक्वल टू परचेज, हमारे लिए सवाल में यूजेज इज इक्वल टू परचेज ये लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन सिर्फ मैंने आपको इक्वेशन रिकॉल करवाने के लिए ये डाटा जरा इस अंदाज में लिखा. हमसे क्या कहा गया है कि जी आप परचेज बजट केजीज में भी बताइए, रुपीज में भी बताइए. ये परचेज बजट केजीज में आएगा तो इसको हम प्राइस रुपीज, प्राइस पर केजी जो रुपीज में उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी रॉ मटेरियल परचेज की रिक्वायरमेंट रुपीज में आएगी या रुपीज इन 1000 में आएगी, क्योंकि हमारे केजीज इन 1000 चल रहे हैं. ये जी हमारा फॉर्मेट 4 क्वार्टर 1, 2, 3, 4 और ये पार्ट सी हमारा परचेज बजट. और ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक मैंने आपसे जैसे शेयर किया ये तो 0 है, मैंने सिर्फ आपको सिखाने के लिए लिखा. अदरवाइज ये हमारी यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं थी, हम इसको शायद यहाँ पे ना भी लिखते तो हमारा गुजारा है. हमारा रॉ मटेरियल यूजेज इज इक्वल टू परचेज ही है इस केस में, क्योंकि रॉ मटेरियल इज पेरिशेबल. वी डोंट हैव अ पॉलिसी ऑफ कैरिंग रॉ मटेरियल स्टॉक. जी जनाब, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? तो ज़रा शुरू कीजिए काम. ज़रा बजट या परचेज बजट बनाना तो अब आ गया होगा आपको, सारा फॉर्मेट आपके सामने है. फिगर्स फीड कीजिए, वैल्यूज़ फाइनल मुझसे शेयर कीजिए परचेज की. यू जस्ट हैव टू पॉपुलेट दिस टेबल. टेबल आपके पास आ गया है. अब इस टेबल में आपने वैल्यूज़ फीड करनी है तो आपका बजट, परचेज का बजट तैयार होगा. ये लीजिए जी, दिस इज़ द परचेज बजट. रॉ मटेरियल परचेज बजट, उसने हमसे कहा केजीज भी बताइए, रुपीज़ भी बताइए, तो हमने दोनों चीज़ें बता दी. रॉ मटेरियल परचेज हमें केजीज में कितना करना है, रॉ मटेरियल परचेज वो हमारी केजीज की फिगर भी इस टेबल में आ रही है और परचेज रुपीज़ की फिगर भी हमारे पास आ रही है. ये 2 वैल्यूज़ हमसे मांगी गई थी, केजीज एंड रुपीज़. अच्छा जी, आज के लिए इतना ही. आगे हमने एक इलस्ट्रेशन जो शुरू करनी है वो मास्टर बजट की इलस्ट्रेशन है. इलस्ट्रेशन नंबर 6. इसकी रिक्वायरमेंट अगर आप देखें तो इसमें हमें फंक्शनल बजट्स भी बनाने हैं. सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, प्लांट यूटिलाइजेशन बजट, डायरेक्ट मटेरियल यूजेज बजट, डायरेक्ट लेबर बजट, प्रोडक्शन ओवरहेड बजट, कॉस्ट पर यूनिट बजट, डायरेक्ट मटेरियल परचेज बजट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बजट,
ये तकरीबन 8-9 फंक्शनल बजट हैं एंड देन मास्टर बजट। मास्टर बजट का मतलब तीनों, इनकम स्टेटमेंट भी, बैलेंस शीट भी और कैश बजट भी। तो इंशाअल्लाह कल हम इस इलस्ट्रेशन पे काम शुरू करेंगे एंड विल सी कि शायद हम इसको कल कंप्लीट कर पाएँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।